हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमने अपनी लास्ट वीडियो में एनसीईआरटी एक्सरसाइज कर ली थी चैप्टर नंबर 2 की। आज हम इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो भी इस चैप्टर से बनते हैं वो कवर करेंगे। और अगर आपने ये पूरी वीडियो लास्ट तक देखी तो आई एम श्योर कि इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे इस चैप्टर से, और आपका फुल चैप्टर रिवीजन भी हो जाएगा। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लास्ट तक पूरी वीडियो देखें और जो भी क्वेश्चंस इस चैप्टर में बनते हैं एक बार उससे गो थ्रू कर लें, सो दैट जब भी एग्ज़ाम हो तो आपके लिए बहुत ईजी हो रिवाइज करना। तो चलिए अब मूव करते हैं आज के सेशन की तरफ। तो सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं आज एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट मेक्स द बेसिस ऑफ सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स? किस बेसिस पे हम मटेरियल्स को सॉर्ट करते हैं ग्रुप्स में? इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि हम किस बेसिस पे ये जो सॉर्टिंग करते हैं ना ग्रुप्स में, वो किस बेसिस पे करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज सिमिलैरिटीज इन देयर प्रॉपर्टीज, बी इज डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज, सी इज बोथ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज एंड डी इज ऑल ऑफ दीज। तो किस बेसिस पे हम करते हैं? हम सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस दोनों देखते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज में कौन सी सिमिलैरिटीज हैं और कौन प्रॉपर्टीज में कौन से डिफरेंसेस हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा सी, बोथ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच वन विल शो अ मेटेलिक लस्टर? किसमें मेटालिक लस्टर दिखेगा? तो हमने लस्टर में हमने एक लाइन रीड की थी कि मेटल्स जनरली शो करते हैं लस्टर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यानी यहाँ पे हमारे पास मेटल होना चाहिए, नॉन मेटल तो नहीं है। नॉन मेटल तो वैसे ही ऑप्शन कट हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन में मेटल्स वाली चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। एनी सरफेस ऑफ अ मेटल, बी फ्रेशली कट सरफेस ऑफ अ मेटल, सी फ्रेशली कट सरफेस ऑफ अ नॉन मेटल एंड डी सरफेस ऑफ ऑल मटेरियल्स। तो देखो यहाँ पे नॉन मेटल वाला सी ऑप्शन तो बिल्कुल ही रॉन्ग है ना। एनी सरफेस पे क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमने ये एक और एग्जाम्पल पढ़ा था जिसमें हमने बात की थी कि जैसे आयरन को अगर आप रखते हो तो मॉइस्चर वाटर और एयर के कांटेक्ट में उसमें ना रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाता है। आयरन की कोई भी चीज़ होगी तो आप कुछ साल बाद देखोगे ना उसमें जंग लग जाएगी, ब्राउन ब्राउन सी कोटिंग होने लग जाती है। वो मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में इसकी वजह से जंग लगती है। बट जब आप उसको बीच से कट करोगे ना तो उसके जो अंदर वाला पोर्शन जो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं होगा, वहाँ पे आप नोटिस करोगे कि जंग नहीं लगी होगी क्योंकि मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं था, और वहाँ पे शाइन होगा। तो यानी इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए बी, फ्रेशली कट सरफेस ऑफ अ मेटल। कि अगर हम फ्रेशली कट करेंगे मेटल को तो हमें उसमें लस्टर प्रॉपर्टी शो होगी, ठीक है। नाउ मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन। एन ऑयली थिन पेपर शीट विल बी ए ट्रांसपेरेंट, बी ट्रांसलूसेंट, सी ओपेक, डी कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। सो हमने ये ट्रांसलूसेंट जब स्टडी कर रहे थे तो हमने उसमें स्टडी किया था ना। ट्रांसलूसेंट क्या होता है बेसिकली कि हमें दूसरी साइड दिखती तो है वहाँ से अगर हम देखना चाहें पेपर वगैरह से, बट क्लियरली नहीं दिखती। बट हम ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता हमें। वी वुड बी एबल टू सी बट नॉट क्लियरली। तो यहाँ पे हमने ऑयल पेपर थिन पेपर शीट से थोड़ा थोड़ा क्लियरली नहीं दिख रहा था, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए बी, ट्रांसलूसेंट। क्वेश्चन नंबर 4, पर्पस ऑफ सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप इज। तो बेसिकली जो हम सॉर्टिंग कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है, क्यों करनी पड़ रही है हमको ये सॉर्टिंग? ऑप्शन ए, टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज, ऑप्शन बी कन्वीनियंस, सी बोथ ए एंड बी एंड डी इनकन्वीनियंस। तो देखो हम सॉर्टिंग करते क्यों हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रॉपर्टीज जानने के लिए, किसी भी मेटल की प्रॉपर्टीज जानने के लिए भी हम उसको सॉर्ट करते हैं, और दूसरे अपने कन्वीनियंस के लिए भी सॉर्टिंग करते हैं, सो दैट हमारा काम इजी हो जाए। अगर हम कुछ चीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमें इजीली वो मिल जाए, तो अपने लिए भी हम चीज़ों को सॉर्ट करके रखते हैं। मॉल में चीज़ें सॉर्ट होकर रखती हैं कि हमारे कन्वीनियंस के लिए। तो इसमें क्या आंसर आना चाहिए? यहाँ पर ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। Moving to next one. Question number 5. Which is a set of transparent materials? Option A, glass and air. Option B,
वाटर एंड ग्लास, ऑप्शन सी वाटर एंड एयर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। क्या होंगे? हमने ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स में एग्जांपल्स रीड किए थे ना, ग्लास, वाटर, एयर, ये सब क्या है? ये तीनों ही ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स का एग्जांपल है। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ओपेक ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें ओपेक ऑब्जेक्ट यहाँ से पिक करना है। ओपेक ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जहाँ से हम दूसरी साइड बिल्कुल भी क्लियरली विजिबल नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर ए चारकोल, ऑप्शन नंबर बी एयर, ऑप्शन नंबर सी ग्लास एंड ऑप्शन नंबर डी वाटर। क्या होगा इसमें? बी सी डी जो ऑप्शन है, एयर, ग्लास एंड वाटर, वो तो अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में ही चेक किया ना, वो क्या है? वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स है, एयर, ग्लास एंड वाटर। सो क्या बच गया है यहाँ पे? चारकोल। सो चारकोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ opaque object. Moving to next one. Question number 7. Which of one of the following is not soluble in water? इनमें से कौन सा पानी में soluble नहीं है, पानी में जो घुलता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए टर्मरिक पाउडर, ऑप्शन नंबर बी कॉमन सॉल्ट, ऑप्शन नंबर सी एलम एंड डी ऑल आर soluble। तो कौन पानी में soluble नहीं होता है? टर्मरिक पाउडर। Which one is not soluble in water? Turmeric powder. Next question. Which object shines? Option number A plastic toy, option number B cotton shirt, option number C steel spoon, option number D stone piece। कौन सा ऑब्जेक्ट है इसमें से जो शाइन करेगा? प्लास्टिक का टॉय तो कभी शाइन नहीं करेगा, उसमें तो शाइन नहीं होती है। कॉटन की शर्ट में भी शाइन नहीं होती है। फिर स्टोन पीस, स्टोन में भी शाइन नहीं होती है। कौन सा आया है यहाँ पे? स्टील स्पून। स्टील स्पून जो है वो हमारे पास मेटेलिक ऑब्जेक्ट भी है, और बाकी सारी जो है ना ये नॉन मेटल्स हैं। तो इसीलिए भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट से भी लश्चर आता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? स्टील स्पून। और हमने कल एनसीईआरटी क्वेश्चंस में भी ये डिस्कस किया था ना, ऑड वन आउट में ये कहीं क्वेश्चन था कि प्लास्टिक टॉय, कॉटन शर्ट, स्टोन पीस एंड स्टील स्पून, तो इसमें से कौन सा शाइन करता है? तो उसका आंसर हमने क्या मेंशन किया था? स्टील स्पून। तो वही यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी आ सकता है ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रेडिश ब्राउन कलर? इनमें से किसका रेडिश ब्राउन कलर होता है? ए गोल्ड, बी कॉपर, सी आयरन एंड डी ब्रास। तो आयरन जो होता है ना, अगर आप आयरन को देखोगे तो आयरन का कलर होता है बिल्कुल रेडिश ब्राउन कलर का होता है आयरन। सो इसका आंसर होगा सी आयरन। आयरन हैज रेडिश ब्राउन कलर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल इन वाटर? इनमें से कौन सा मटीरियल इनसॉल्युबल है वाटर में? तो देखो पहला है ऑप्शन नंबर ए अल्कोहल, ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी कोकोनट ऑयल एंड ऑप्शन नंबर डी शुगर। तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो पानी में बिल्कुल भी घुलती नहीं है? तो ये देखो अल्कोहल तो डिज़ोल्व हो जाती है वाटर में। सोडियम क्लोराइड जो है वो कॉमन सॉल्ट, हमारा जो सॉल्ट होता है ना उसी को वो हम सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं, NaCl। तो ये तो सॉल्युबल होता है, सॉल्ट तो घुल जाती है पानी में। शुगर भी घुल जाती है पानी में। तो ऑप्शन नंबर सी कोकोनट ऑयल, ये कई बार क्वेश्चन आता है, ये याद रखना, कोकोनट ऑयल इज इनसॉल्युबल इन वाटर, वो पानी में बिल्कुल भी नहीं घुलता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चेयर, टेबल एंड प्लो आर मेड अप ऑफ ए प्लास्टिक, बी आयरन, सी वुड एंड डी पेपर। तो चेयर, टेबल एंड प्लो किससे बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ वुड। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी वुड। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज अ मैग्नेटिक मटेरियल? ऑप्शन नंबर ए कॉपर, ऑप्शन नंबर बी आयरन, ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम एंड ऑप्शन डी सिल्वर। तो इसमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है जो कि मैग्नेटिक है? तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है ना वो आयरन में होती है। अगर आप मैग्नेट को आयरन के पास लेके जाओगे ना तो वह मैग्नेट जो है आयरन को अट्रैक्ट करता है। तो इसमें से कौन सा मटेरियल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है? इसमें से
आयरन में है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो वेन एवर यू वुड बी आस्क कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कौन शो करता है, तो आप ये याद रखना आयरन, आयरन शो करता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन, विच इज लाइटर देन वाटर, इसमें से कौन सा लाइटर है वाटर से भी जो लाइट हो। ए स्टोन, बी डायमंड, सी स्टील, डी पेट्रोल। देखो स्टोन तो बहुत हैवी वेट का होता है, डायमंड भी बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, सी स्टील भी कभी वेट ज़्यादा होता है, एंड डी इज पेट्रोल। तो पेट्रोल जो होता है ना वो बहुत लाइट होता है, लाइट वेटेड होता है पेट्रोल। तो यहाँ पे क्या आएगा इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोल। मूविंग टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 14, विच वन इज अ कंपाउंड, इसमें से कौन सा कंपाउंड है। ए गोल्ड, बी कॉमन सॉल्ट, सी आयरन, एंड डी इज सिल्वर। तो इसमें से कौन सा कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड होता है जो दो एलिमेंट से मिलके बना हो। एलिमेंट से छोटी सी सब्सटेंस होती है, बिल्कुल छोटी चीज़, और कंपाउंड होता है जब दो एलिमेंट मिलते हैं ना तो वो कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो गोल्ड आप पढ़ोगे आगे की क्लासेस में ये आएगा, पर ये यूजुअली क्वेश्चन आ भी जाता है ये इंक्लूडेड, तो इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन रख लिया है। तो आप ये याद रखो अभी के लिए, गोल्ड का जैसे फॉर्मूला होता है AU, ठीक है। तो यहाँ पे गोल्ड जो है वो सिंगल मेटल, एक ही सब्सटेंस, एक ही मेटल से मिलके बना हुआ है, तो यहाँ पे गोल्ड एक एलिमेंट होता है, ठीक है। ये तो कंपाउंड में नहीं आएगा। फिर आयरन का के लिए फॉर्मूला होता है Fe, तो ये भी हमारा उसमें कंपाउंड में नहीं आता, ये भी एक सिंगल एलिमेंट से ही काउंट होता है। वैसे ही सिल्वर का फॉर्मूला होता है Ag, ये भी हमारा एक सिंपल मटेरियल में ही एलिमेंट बोल सकते हैं इसको। बट यहाँ पे जो ये कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट अभी मैंने पीछे बताया था, सोडियम क्लोराइड जब मेंशन था मैंने कहा था ये सॉल्ट का ही फॉर्मूला होता है, और सोडियम क्लोराइड को हम लिखते हैं NaCl। तो यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन जब मिलते हैं तो हमें सॉल्ट मिलता है, तो यानी यहाँ पे दो एलिमेंट्स मिल रहे हैं, सोडियम और क्लोराइड, तो इसीलिए ये हमारा कंपाउंड होगा, ठीक है। तो यानी कॉमन सॉल्ट यहाँ पे आ जाएगा आंसर में। विच वन इज द कंपाउंड, कॉमन सॉल्ट। क्यों, क्योंकि वो सोडियम और क्लोराइड दो चीज़ों से मिलके बन रहा है, तो इसलिए वो कंपाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट MCQ है हमारा। सो क्वेश्चन नंबर 15, द एबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट टू गेट डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड। अब इसमें सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट जैसे आप नमक को पानी में मिला रहे हो, ठीक है, सॉल्ट को वाटर में आप मिक्स कर रहे हो, तो यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्ट है वो हो जाएगा सॉल्यूट, और जो सॉल्वेंट है वो क्या हो जाएगा, वाटर। तो बेसिकली जो लिक्विड वाली चीज़ होती है वो हो जाती है हमारी सॉल्वेंट, जिसमें हम घोलने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसको घोल रहे हैं, जिसको जैसे शुगर को घोल रहे हैं पानी में, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, वो हो जाएगा सॉल्यूट। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, कि जिसमें हम सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं सॉल्वेंट में, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए फ्रीजिंग, ऑप्शन नंबर बी लिक्विडिटी, ऑप्शन नंबर सी मेल्टिंग, एंड ऑप्शन नंबर डी सॉल्युबिलिटी। तो इसको क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सॉल्युबिलिटी। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिलिप्स। फर्स्ट फिलिप्स क्या है, ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स इज डन फॉर। तो हमने पढ़ा था ग्रुपिंग किस लिए की जाती है, अपने कन्वीनियंस के लिए की जाती है, या टू स्टडी द प्रॉपर्टीज की जाती है। तो हम यहाँ पे कन्वीनियंस भी लिख सकते हो या टू स्टडी द प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हो, दोनों आंसर करेक्ट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ सम डैश एंड डैश। ये भी हमने एक MCQ में कवर किया था। क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता है, सिमिलैरिटीज के बेसिस पे भी होता है एंड डिफरेंसेस के बेसिस पे भी होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। नेक्स्ट वन, अ थिंग कैन बी मेड अप ऑफ डिफरेंट। एक चीज किस किस से डिफरेंट से बन सकती है, मटेरियल्स। यहाँ पे अ थिंग कैन बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, तो यहाँ पे आएगा मटेरियल्स। नेक्स्ट वन, डिफरेंट मटेरियल कैन बी यूज टू मेक डैश थिंग। तो हम डिफरेंट मटेरियल से क्या बना सकते हैं, सेम थिंग ही बना सकते हैं ना, कि अगर हमें एक चीज़ बनानी है तो हम डिफरेंट मटेरियल्स का यूज़ कर सकते हैं। कल हमने स्टडी भी किए थे, जैसे पेपर ही अगर हमें बनाना है तो पेपर हमारा
अगर हम पेजेस बना रहे हैं तो उसके लिए हमें पेपर भी चाहिए, वुड भी चाहिए, तो दो मटेरियल का यूज़ हुआ एक सिंगल थिंग बनाने के लिए। तो उसी तरह यहाँ पे क्या आएगा आंसर कि डिफरेंट मटेरियल्स हम से क्या बना सकते हैं, सेम थिंग भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे सेम थिंग। नेक्स्ट वन, मस्टर्ड ऑयल इज इमिसिबल इन वाटर। नाउ इमिसिबल क्या होता है, इमिसिबल होता है जो कि सॉल्युबल ना हो, जैसे आप इनसॉल्युबल बोलते थे ना, तो वही होता है इनमिसिबल। कई बार क्या होता है कि आपको इनसॉल्युबल ना देकर क्वेश्चन में लिखा होगा इमिसिबल, अब आप सोचोगे कि इमिसिबल क्या है, तो मिसिबल होता है सॉल्युबल और इमिसिबल मीन्स इनसॉल्युबल। ठीक है, तो यहाँ पे आप इनसॉल्युबल भी लिखोगे वो भी सही है, इमिसिबल लिखोगे वो भी सही है, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट, अ शुगर सिरप इज अ डैश। तो जब आप शुगर का सिरप बनाते हो तो वो क्या हो जाता है, वो एक सोल्यूशन हो जाता है क्योंकि वो पानी में घोल कर बनाया है, तो यू वुड कॉल इट एज अ सोल्यूशन। नेक्स्ट वन, ब्लू वाइट्रॉल नीला 2 इज डैश इन वाटर। तो ब्लू वाइट्रॉल ये केमिकल होता है, तो अभी के लिए आप बस इतना समझ लो कि ब्लू वाइट्रॉल अगर क्वेश्चन आया कि ये सॉल्युबल होता है या इनसॉल्युबल होता है, तो वो पानी में सॉल्युबल होता है। नेक्स्ट वन, सैंड इज डैश इन वाटर। सैंड इनसॉल्युबल, ये तो हमने कितनी बार स्टडी किया था, सैंड हमारी इनसॉल्युबल होती है वाटर में या इमिसिबल होती है इन वाटर। ठीक है, नेक्स्ट वन, लेमन जूस इज डैश इन वाटर। लेमन जूस क्या होता है वाटर में, लेमन जूस मिल जाता है, सॉल्युबल होता है वो, तो इसलिए इसको हम मिसिबल भी लिख सकते हैं, सॉल्युबल भी लिख सकते हैं। लेमन जूस इज मिसिबल इन वाटर। नेक्स्ट वन, डैश सब्सटेंसेस आर दोज थ्रू विच वी कैन इजीली सी। किस सब्सटेंसेस हम इजीली देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस आर दोज थ्रू विच वी कैन इजीली सी। नेक्स्ट, मटीरियल विच कंडक्ट हीट क्विकली आर कॉल्ड डैश ऑफ हीट। तो जिन मटीरियल से हीट जल्दी जनरेट होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। क्या बोलते हैं उसको, कंडक्टर, कि वो कंडक्ट कर रहे हैं हीट को। तो मटेरियल जिनसे भी हीट प्रोड्यूस होती है, अगर कोई क्वेश्चन आएगा फिलिप्स में या एमसीक्यू में, तो ये याद रखना, मटेरियल जिनसे हीट प्रोड्यूस होती है जल्दी, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम कहते हैं कंडक्टर। नेक्स्ट वन, आयरन इज अ डैश मटेरियल। आयरन कैसा मटेरियल है, नेचुरल या आर्टिफिशियल, कि उसको इंसानों ने बनाया या नेचुरली मिलता है। तो आयरन इज अ नेचुरल मटेरियल, नेचर से मिलता है हमको। आयरन इज अ नेचुरल मटेरियल। नेक्स्ट वन, ब्लड इज डैश। तो जो ब्लड होता है ना बिल्कुल ओपेक होता है, आप उसकी दूसरी साइड बिल्कुल भी आपको विजिबल नहीं होगा। तो ब्लड इज, कोई क्वेश्चन आएगा तो ये ऑलवेज याद रखना, ब्लड इज ओपेक थ्रू विच वी कैन नॉट सी एट ऑल। तो यहाँ पे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट होते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट वन, ग्रुपिंग इज अ यूजफुल प्रोसेस। ट्रू, ग्रुपिंग हमारा यूजफुल प्रोसेस है क्योंकि ये सॉर्ट कर देता है, तो हमारी कन्वीनियंस के लिए, हमें प्रॉपर्टी स्टडी करने के लिए ईजी हो जाता है। तो ग्रुपिंग इज अ यूजफुल प्रोसेस, इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। नेक्स्ट वन, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ मटीरियल। क्या सारे ऑब्जेक्ट जितने भी हैं वो सब सेम काइंड ऑफ मटीरियल से यूज हुए हैं, फॉल्स। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि सारे ऑब्जेक्ट सेम ही मटीरियल से यूज हों, वो डिफरेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या होगा, आंसर इसका फॉल्स। थर्ड वन, थिंग्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप एंड साइज। तो हम चीज़ों को कैटेगराइज या ग्रुपिंग किस बेसिस पे कर सकते हैं, उनके शेप और साइज पे भी कर सकते हैं। ट्रू, हम किसी बेसिस पे भी कर सकते हैं, हम उनका कलर भी ले सकते हैं, हम उनकी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, हम किसी भी बेसिस पे जिस पे हमारा मन हो, हम उसके बेसिस पे कैटेगराइजेशन या सॉर्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स में डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिलेगी, या करेक्ट। ठीक है, हर मटेरियल की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। नेक्स्ट, सेम थिंग कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स। तो सेम थिंग हमें डिफरेंट मटेरियल से बना सकते हैं हम। ट्रू, सेम थिंग कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल से भी आप सेम थिंग बना सकते हो। नेक्स्ट, थिंग्स मेड ऑफ गोल्ड एंड एल्यूमिनियम हैव नो लस्टर।
जो गोल्ड और एल्यूमिनियम से बनी होती हैं चीज़ें उसमें बिल्कुल भी शाइन नहीं होता, नहीं, फॉल्स है। हमने पढ़ा भी था गोल्ड और एल्यूमिनियम से ये मेटल्स होते हैं और इनमें शाइन रहता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट, यूज ऑफ अ मटेरियल डिपेंड ऑन इट्स प्रॉपर्टीज एंड द पर्पस फॉर विच इट इज टू बी यूज। तो यूज किसी भी मटेरियल का डिपेंड किस पे करता है? उनकी प्रॉपर्टीज पे और उसका पर्पस जिसके लिए वो यूज कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। The next, a looking mirror or thing made of metals are smooth to touch। तो एक मिरर या फिर थिंग जो कि मेटल से बनी हुई हो, आर स्मूथ टू टच, ये स्मूथ होती है, टचिंग सरफेस इनका स्मूथ होता है या रफ होता है? तो दे आर स्मूथ, तो यहाँ पे क्या आएगा? उसका आंसर ट्रू। नेक्स्ट, ऑल मटीरियल्स कैन बी फेल्ट बाय वन और मोर ऑफ आवर सेंसेस। तो सारे मटीरियल हम फील कर सकते हैं अपने सेंसेस से। ट्रू, हम सारे मटीरियल देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो दे कैन बी फील बाय वन और मोर ऑफ आवर सेंसेस। का आंसर क्या होगा? ट्रू। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ मैटर इन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वेट। तो जो मैटर किसी भी ऑब्जेक्ट में होता है उसको ही वेट बोला जाता है? नहीं, उसको वेट नहीं बोला जाता, मास बोला जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। नेक्स्ट, द मटीरियल विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक। ट्रू, ऐसे मटीरियल जो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं लाइट को पास होने के लिए खुद में, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको ओपेक बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट, द मटीरियल विच कंडक्ट हीट वेरी स्लोली आर कॉल्ड नॉन कंडक्टर ऑफ द हीट। फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो हीट कर रहे हैं जनरेट, नॉन कंडक्टर वो होते हैं जो बिल्कुल भी हीट जनरेट नहीं करते हैं, और कंडक्टर वो होते हैं जो हीट जनरेट करते हैं। और ये क्या कह रहा है? ये हीट वेरी स्लोली, तो वेरी हीट तो जनरेट हो रही है ना, ऐसा तो नहीं है कि हीट जनरेट ही नहीं हो रही है। तो इस केस में ये नॉन कंडक्टर नहीं होगा। नॉन कंडक्टर कब होता है? जब यहाँ पर लिखा होता है द मटेरियल विच डू नॉट कंडक्ट हीट, तब ये नॉन कंडक्टर होता है। बट यहाँ पे जनरेट तो हो रही है, भले ही स्लोली हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा फॉल्स। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, मैच द फॉलोइंग। तो देखो यहाँ पे आपको कॉलम ए एंड कॉलम बी गिवन है, ठीक है, और आपको मैचिंग करनी है। तो चलो देखते हैं फटाफट, इसमें से कितने आप कर पाओगे। मैं आपको 1-2 मिनट देती हूँ, आप थोड़ा सोचो और फटाफट इसमें सोचो कि हाँ क्या क्या बन सकता है। 1-2 मिनट लो, इतनी भी हार्ड नहीं है चीज़ें, बहुत जल्दी हो जाएगा। आई एम गिविंग यू 1 मिनट एंड देन मैं इसके आंसर्स डिस्कस करूंगी। चलो ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं। तो ग्लास एंड एयर का क्या आंसर होना चाहिए? चलो मैं चेक, आपको आंसर शो कर रही हूँ, आप चेक करो आपने करेक्ट किया है या नहीं किया है। ग्लास एंड एयर क्या होता है? ट्रांसपेरेंट, ये हमने रीड भी किया था अभी पीछे। देन आयरन शीट एंड कपबोर्ड क्या होता है? कार्डबोर्ड, ये ओपेक सब्सटेंस है, इनके थ्रू हम दूसरी साइड नहीं देख पाते बिल्कुल भी, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ओपेक। ऑयली पेपर शीट, ट्रांसलूसेंट, ये हमने बहुत बार पढ़ लिया कि ट्रांसलूसेंट का एग्जाम्पल भी होता है ऑयली पेपर शीट। Then sugar and salt are soluble in water. Then gold and silver, इनमें metallic luster found होता है क्योंकि ये metals हैं। And wax floats on water, ये पानी के ऊपर तैरता है क्योंकि इसका weight कम होता है, तो ये क्या आ जाएगा इसमें? floats on water. Moving to next one, तो ये आपकी बुक में एक्सरसाइज गिवन है, आप चाहो तो वहाँ पे भी मेंशन कर सकते हो। तो ये कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, मैंने ये इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ देंगे आपसे कि केरोसिन क्या वाटर में सॉल्युबल है कि नहीं है, या सॉडस्ट या चॉक पाउडर सॉल्युबल है कि नहीं है, तो आपको वो पता नहीं होगा तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। सो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, आप इसको मेंशन कर लेते हो कि कौन सा पानी में सॉल्युबल है, कौन सा सॉल्युबल नहीं है। तो विनेगर पानी में मिल जाता है, मिक्स हो जाता है वेल, यानी दैट मीन्स इट इज़ सॉल्युबल। लेमन जूस वो भी मिक्स हो जाता है पानी में अच्छे से, इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर।
देन मस्टर्ड ऑयल सॉल्युबल नहीं होता, ये हमने पढ़ा भी था कि ऑयल इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर। वैसे कोकोनट ऑयल का भी जो पीछे एग्जाम्पल भी गया था ना, तो यहाँ पे कोकोनट ऑयल इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर और इसलिए मिक्स भी नहीं होता। कैरोसिन भी मिक्स नहीं होता है, इसीलिए ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में। नाउ कमिंग टू सॉल्ट ये हमने पढ़ा भी था, सॉल्ट एंड शुगर तो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं वाटर में, सो दे आर सॉल्युबल। देन सैंड इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर, उसी तरह चॉक पाउडर भी इनसॉल्युबल होता है वाटर में। एंड सॉ डस्ट इज ऑल्सो इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुलती नहीं है। मूविंग टू नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चन आंसर्स कवर करते हैं। तो अब तक हमने सारी एक्सरसाइजेस कवर कर ली हैं जो मोस्टली बनती हैं। कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड भी थे, वो इसलिए रिपीट हुए हैं सो दैट दे आर इंपॉर्टेंट, और वैसे क्वेश्चन बनते ही हैं। तो आप एमसीक्यू फिलअप्स कई बार उसको पढ़ोगे तो आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी, मेमोराइज अच्छे से हो जाएंगी। ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन एंड आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन। ये डेफिनेशन आ जाती है कि क्लासिफिकेशन को क्या कैसे आप डिफाइन कर सकते हो। तो क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग या सॉर्टिंग together of things possessing similar or dissimilar characteristics or properties। तो ये क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन जो है वो ग्रुपिंग भी कह सकते हो या सॉर्टिंग ऑफ थिंग्स भी कह सकते हो, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लासिफिकेशन इज ग्रुपिंग और सॉर्टिंग ऑफ थिंग्स। कैसे सॉर्ट कर रहे हो आप? चाहे तो उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज या डिसिमिलर प्रॉपर्टीज देखकर। तो पोजेसिंग सिमिलर और डिसिमिलर, यहाँ पे इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ लिख सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ना ही याद आ रहा है तो प्रॉपर्टीज भी आप लिख सकते हैं। तो आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग और सॉर्टिंग थिंग्स पोजेसिंग सिमिलर और डिसिमिलर प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नीड फॉर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करने की जरूरत ही क्यों है, क्यों करना पड़ रहा है हमें क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन इज एसेंशियल फॉर फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए क्लासीफाई करते हैं हम। बी सॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, की ऑब्जेक्ट को हम सॉर्ट कर दें इसीलिए करते हैं। थर्ड वन इज टू लोकेट थिंग्स, जैसे हमने एग्जांपल में समझा था कि इजीली चीज़ें हमें मिल जाती हैं, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द नीड फॉर क्लासिफिकेशन। देन अंडरस्टैंडिंग सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज अमंग ऑब्जेक्ट्स। अब दो ऑब्जेक्ट्स रखें तो उनके बीच की क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंसेस है, वो भी हमें क्लियर होता है अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो। एंड लास्ट वन इज मेकिंग द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स ईजी एंड मोर मीनिंगफुल। तो लास्ट वन क्या है कि जो स्टडी हम करते हैं ना ऑब्जेक्ट्स की, वो हमारे लिए ईजी हो जाता है और मोर मीनिंगफुल हो जाता है अगर हम उसको सॉर्ट करके रखें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज मर्करी यूज इन मेकिंग थर्मामीटर्स। तो मर्करी क्यों यूज होता है थर्मामीटर्स में? हमारे जो थर्मामीटर जिससे हमारा फीवर वगैरह काउंट होता है ना, वो मर्करी उसके अंदर होती है। तो वो यूज़ क्यों करते हैं हम? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मर्करी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे मर्करी ये नहीं है कि सॉलिडिफाई हो जाएगी, जम जाएगी, नहीं, वो लिक्विड ही रहती है रूम टेम्परेचर पे। सो इट इज़ वन ऑफ द रीज़न। देन सेकेंड वन इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, ये हीट की एक गुड कंडक्टर होती है, इसीलिए ये यूज़ किया जाता है। एंड थर्ड वन, मर्करी हैज़ लस्टर, सो इट इज़ ईजी टू रीड द टेम्परेचर शोन बाय द लेवल ऑफ मर्करी। डॉक्टर आपका टेम्परेचर देख के बताते हैं ना थर्मामीटर में से कि इतना टेम्परेचर है, इतना फीवर है। तो क्यों कैसे देख पाते? क्योंकि मर्करी में लस्टर होता है, शाइन आती है। तो जहाँ तक भी मर्करी गया होगा, जब हीट पास हुई होगी तो वो मूव किया होगा, तो उसके बाद वो क्या बताता है, जहाँ पे भी वो आके स्टॉप हो जाएगा, डॉक्टर रीड कर लेते हैं कि हाँ आपकी बॉडी का टेम्परेचर यहाँ पे है। और वो पॉसिबल कैसे हो पाता है? वो इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि उसमें लस्टर प्रॉपर्टी होती है। तो ये तीन रीजन्स हैं कि एक तो लिक्विड होती है वो रूम टेम्परेचर पे, सेकेंड वो गुड कंडक्टर होती है हीट की, और तीसरी उसमें लस्टर होता है, सो इट इज़ ईजी टू रीड द टेम्परेचर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ऑन व्हाट बेसिस आर द वेरियस ऑब्जेक्ट्स ग्रुप। किस बेसिस पर हम इन ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करते हैं? फर्स्ट, द ग्रुप आप ऐसे लिख सकते हो, द वेरियस ऑब्जेक्ट्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। फिर उसमें साइज हो गया, शेप हो गया, कलर हो गया, हार्डनेस हो गया, सॉलिबिलिटी इन वाटर, अट्रैक्शन टूवर्ड्स मैग्नेट, कंडक्शन ऑफ हीट, ट्रांसपेरेंसी। इन बेसिस पे आप क्लासीफाई कर सकते हो ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में। नेक्स्ट वन, वाई डू वी नीड द ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हमें ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स की नीड ही क्यों है?
ग्रुपिंग द ऑब्जेक्ट हेल्प अस टू अरेंज देम इन अ सिस्टमैटिक मैनर। ग्रुपिंग अगर हम करते हैं तो हम उनको अरेंज कर सकते हैं सिस्टमैटिक मैनर्स में। द ऑब्जेक्ट व्हेन ग्रुप आर इजी टू हैंडल। जब ऑब्जेक्ट्स आप ग्रुप कर दोगे तो आप उसको ईजिली हैंडल भी कर सकते हो। व्हेन ग्रुप इट इज़ ईजी टू नो द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्लियरली। जब आप उसको ग्रुप कर दोगे तो आप उसकी प्रॉपर्टी भी अच्छे से स्टडी कर सकते हो। ग्रुपिंग ऑल्सो मेक्स ईजी टू कंपेयर टू ऑब्जेक्ट्स। और ग्रुपिंग से क्या पॉसिबल होता है कि आप कंपैरिजन भी ईजिली कर सकते हो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, हाउ डज द ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स हेल्प द शॉपकीपर। कैसे ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो शॉपकीपर की हेल्प करता है। द ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन प्रॉपर वे मेक्स इट ईजियर टू वर्क। When we go purchase something, the shopkeeper locates it easily because they are separate shelves to put various items and similar things are kept at one place. If we randomly place all of these, he would never be able to find them so quickly and easy. तो देखो ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट अगर कैसे शॉपकीपर की हेल्प करता है, क्योंकि वो ईजियर कर देता है उनका काम। कैसे, जब हम परचेज करने जाते हैं कुछ भी तो शॉपकीपर को ईजिली लोकेट हो जाती हैं वो चीज़ें, क्योंकि उनके पास अलग अलग शेल्फ होते हैं जिस पर वो अलग आइटम्स और थिंग्स को प्लेस करते हैं। अगर वो रेंडमली कहाँ पे भी कुछ भी बिस्किट कहीं पर रख दिया, चॉकलेट कहीं पे मिक्स कर दी सब चीज़ें, तो जब कोई लेने जाएगा और पूछेगा चॉकलेट तो ही वुड नाउ सारे शेल्फ चेक करने पड़ेंगे कि कहाँ रख दिया चॉकलेट। और वही अगर सिस्टमैटिक ऑर्डर में रखे होंगे तो उनको इजीली मिल जाएगा कि हाँ क्या चीज़ कहाँ पे रखी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, नेम द वेरियस मटेरियल्स फ्रॉम विच द फॉलोइंग थिंग्स कैन बी मेड। फर्स्ट, शूज़। शूज़ किस किसके बन सकते हैं? शूज़ बन सकते हैं लेदर, रबर, प्लास्टिक और कैनवास। देन चेयर। चेयर किससे बन सकती है? वुड की भी हो सकती है, मेटल की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी बन सकती है, कंक्रीट की भी बना सकते हो आप। देन नेक्स्ट वन, कॉइन्स। कॉइन्स किससे बनते हैं? कॉपर से भी बन सकते हैं, सिल्वर से भी बन सकते हैं, गोल्ड से भी बन सकते हैं। नेक्स्ट, यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स किससे बन सकते हैं? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट वन, क्लोथ्स। क्लोथ्स किससे बन सकते हैं? कॉटन से, वुल से, सिल्क से, नायलॉन से, रेयॉन से। नेक्स्ट वन, लिस्ट एनी 3 सॉल्यूशंस दैट आर यूज्ड इन योर होम। हमें 3 सॉल्यूशंस बताने हैं जो कि हमारे घर में यूज होते हों। तो फर्स्ट वन इज सॉल्ट सॉल्यूशन, सेकेंड वन इज शुगर सॉल्यूशन, देन कोल्ड ड्रिंक्स एंड लाइम जूस। तो ये 3-4 सोल्यूशन जो हैं वो हमारे घर पे डेली बनते हैं, ठीक है। लाइम जूस हो गया, हम पी लेते हैं, नींबू पानी, या फिर सॉल्ट सोल्यूशन बना लेते हैं, शुगर का सोल्यूशन, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो ये सब सोल्यूशन हमारे घर पे यूज़ होते हैं। तो आप इनमें से कोई भी 3 सोल्यूशन मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट वन, व्हाई इज वाटर इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए? क्योंकि वो डिजॉल्व कर लेता है अपने अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस को, और इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारी बॉडी सेल्स जो हैं वो उसी से बनी है, वाटर से ही। सो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। तो आप इसको कैसे लिखोगे? वाटर कैन डिजॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, सो इट इज़ नीडेड बाय द बॉडी। इट इज़ ऑल्सो मेजर पार्ट ऑफ आवर बॉडी सेल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लिस्ट 5 ईच ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। हमें 5 मटेरियल्स देने हैं, ओपेक भी और ट्रांसपेरेंट भी। तो ओपेक मटेरियल क्या हो गया? वुड हो गया, आयरन हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, गोल्ड हो गया, ब्रिक हो गया, ये सब किस में आता है? ओपेक मटेरियल्स में। और ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स में क्या आते हैं? वाटर, ग्लास, एयर, फिर जो सेलोफेन प्लास्टिक जो हम अपनी बुक्स वगैरह में लगाते हैं वो, एंड फाइबर ग्लास। ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, लिस्ट 5 ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। हमें 5 ऑब्जेक्ट्स बताने हैं जो कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बने हो, ग्लास, एयर, वाटर, इन सब चीज़ों से बने हो। तो देखो, बीकर, टेस्ट ट्यूब, कॉनिकल फ्लास्क, ग्लास जग एंड ग्लास डोर्स, ये सब किससे बने होते हैं? ट्रांसपेरेंट मटेरियल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 5 लिक्विड जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो देखो, वाटर का कलर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर का होता है,
अल्कोहल, एसीटोन एंड पेट्रोल, इनका कलर क्या होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। नाउ नेक्स्ट, लिस्ट 5 ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम एन ओपेक मटेरियल। ओपेक मटेरियल से कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, बुक्स, ब्लैक बोर्ड, कार्डबोर्ड, वॉल, वुडन फर्नीचर, ये सब किससे बनते हैं, ओपेक मटेरियल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज वाटर कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं, तो देखो वाटर ना अपने अंदर सारी चीज़ें घोल सकता है, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर बहुत मटेरियल सब्सटेंसेस को घोल सकता है, इसीलिए उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर टू डिजॉल्व लार्ज नंबर ऑफ मटीरियल मेक्स इट अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्वेश्चन नंबर 15, लिस्ट 3 liquids which are miscible in water। miscible means soluble in water। कौन से liquids soluble हैं वाटर में, मिल्क हो गया, ग्लिसरीन हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, ये सब पानी में soluble होती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 3 liquids which are immiscible in water। जो पानी में मिसिबल नहीं होती हैं, मतलब सॉल्युबल नहीं होती है, इनसॉल्युबल होती हैं। तो देखो हमने पढ़ा था कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोई भी एडिबल ऑयल हो गया, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, ये सब पानी में डिसॉल्व नहीं होती है, तो आप ये इमिसिबल में मेंशन कर सकते हो इनमें से कोई भी 3 लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट कंडीशन व्हेन प्योर वाटर कैन लूज ट्रांसपेरेंसी। अब आपको बताना है कि आपको एक ऐसी कंडीशन देनी है जिसमें प्योर वाटर जो है, वैसे तो ट्रांसपेरेंट होता है वो वाटर, पर प्योर वाटर वैसे अपनी ट्रांसपेरेंसी लूज कर देता है। तो कब वो लूज करता है अपनी जो प्रॉपर्टी होती है ट्रांसपेरेंसी की, जब आप उसको ठंडा करते हैं। जब वो आइस बन जाता है ना, तो आइस ट्रांसपेरेंट नहीं होता। आप आइस के थ्रू देखना चाहोगे दूसरी साइड तो आपको नहीं विजिबल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, वाटर ऑन कूलिंग फ्रीजेस टू फॉर्म आइस विच इज नॉट ट्रांसपेरेंट। कि वाटर को जब हम कूल करेंगे तो वो आइस फॉर्म हो जाएगा एंड दैट इज नॉट कॉल्ड एज ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट वन, व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम। इनमें क्या सिमिलरिटीज हैं, तो देखो ये तीनों ही मेटल्स हैं, मेटल्स है तो तीनों में ही लश्चर होगा और ये बहुत हार्ड सब्सटेंसेस भी होंगे। तो आप उसको कैसे लिखोगे, सिमिलरिटीज आर दे ऑल हैव लश्चर, they all are metals, third one is they are hard। next question, write any 4 properties of materials। materials की आपको 4 properties लिखनी है। तो 4 properties of materials are, first one appearance, second hardness, third solubility or insolubility and fourth is transparency। 4 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी ना, अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी, और फोर्थ वन इज ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 गैसेस विच आर सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। तो हमें 2 गैसेस बतानी है जो सॉल्युबल हैं और 2 गैसेस बतानी है जो इनसॉल्युबल भी हैं पानी में। तो पानी में सॉल्युबल कौन सी गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लिखेंगे गैसेस सॉल्युबल इन वाटर आर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और इनसॉल्युबल कौन सी होती हैं, गैसेस इनसॉल्युबल इन वाटर आर हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पानी में सॉल्युबल नहीं होती है। नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल रफ एंड स्मूथ सरफेस। हमें एग्जाम्पल के साथ रफ और स्मूथ सरफेसेस क्या होते हैं वो बताना है। तो रफ सरफेसेस क्या होते हैं, मटीरियल विच हैव अनइवन सरफेस और रिजेस कैन बी टर्म्ड एज रफ सरफेस। जो जिनका कि अनइवन सरफेस हो, ठीक है, इवन सरफेस ना हो, अनइवन हो, ठीक है, ऐसे ऐसे थोड़ा वो हुआ हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये मटेरियल रफ सरफेस का बना है। जैसे कि एग्जांपल हो गया कोल। कोल को जब आप देखोगे ना तो उसके भी सरफेसेस कोई इवन नहीं होता है, वो अनइवन सरफेस होते हैं उसके भी। और स्मूथ सरफेस क्या हो जाता है, जिसमें प्लेन या इवन सरफेस हो, उसको हम कहते हैं स्मूथ सरफेस। जैसे घर में टाइल्स वगैरह, मार्बल वगैरह ये सब यूज होता है ना, तो ये स्मूथ सरफेस हो जाती है। कौन सी सरफेस हो जाती है, स्मूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन,
नेम 2 मटेरियल्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर। हमें 2 मटेरियल्स देने हैं ऐसे जो कि पानी में सॉल्युबल हैं। तो देखो शुगर एंड सॉल्ट, दे बोथ आर सॉल्युबल इन वाटर। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और उसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वहाँ पे जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर दें, जिससे आपको जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।